जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है 22 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। लेक्चर को एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के सभी। और देखो, अगर यूपीपीसीएस, बीपीएससी या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो ये दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो। ज्ञान सर का ये स्पेशल पेड बैच है जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी जो है वो करवाई जाती है और हर एक स्टूडेंट पर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। सिलेक्शन चाहिए तो इस बैच को जो है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये आज के टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं और इंस्टाग्राम के पेज हैं, इनको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट जो है वो मिल जाएंगी। गाइज, हम लोग बात करने वाले हैं एक काफ़ी यूनिक और इम्पैक्टफुल प्रोटेस्ट के बारे में जो अभी न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में हुआ है, जिसका नाम है माउरी हाका प्रोटेस्ट। ये इसके वीडियोस आपने काफ़ी सारे जो है वो देखे होंगे सोशल मीडिया पे, जो काफ़ी वायरल भी हुए हैं। तो ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि माउरी कल्चर की एक पावरफुल डिस्प्ले थी। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इवन पेपर 1 कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस टॉपिक को जो है वो कवर कर सकते हो। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में रिसेंटली माउरी लॉ मेकर्स ने सेरिमोनियल हाका परफॉर्म किया टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ कंट्रोवर्शियल ट्रीटी प्रिंसिपल बिल। ये बिल ट्रीटी ऑफ वाईतांगी के प्रिंसिपल को रीडिफाइन करने की कोशिश करता है, जो माउरी के अधिकार के लिए एक फाउंडेशन है। इस प्रोटेस्ट ने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को ब्रीफली डिस्टर्ब किया, खराब किया और माउरी कम्युनिटी की चिंता को हाईलाइट किया। मतलब कुल मिलाकर न्यूज़ में यह बताया गया कि माउरी कम्युनिटी को चिंता है कि उनके अधिकार से रिलेटेड जो कानून था उसको चेंज करने को लेकर जो ये बिल आया, तो उसको लेकर इन्होंने ये प्रोटेस्ट अपना दिखाया। अब बात करते हैं हाका की। तो हाका एक ट्रेडिशनल माउरी डांस है जो उनके कल्चरल प्राइड और आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें ड्रामेटिक फेशियल जेस्चर, रिदमिक फुट स्टैंपिंग मतलब कि पैरों को मारना, और चैंटिंग होती है, यानी कि कुछ वो चैंट करते हैं, यानी कि कुछ बोलते हैं। और इसमें कुछ वेरिएंट्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे पेरू पेरू। इसमें क्या होता है, एनिमीज जो है उसको थोड़ा सा गुस्सा दिलाया जाता है, प्रोवोक किया जाता है, इंटीमीडिएट किया जाता है, मतलब उसकी बेइज्जती की जाती है, राइट। फिर एक नेगेरी, ये बेसिकली मोटिवेशन के लिए होता है। फिर दूसरा पोहिरी, जो बेसिकली वेलकम सेरेमनीज के लिए होता है। और एक है मानावा वेरा, ये बेसिकली ग्रीफ एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि एक प्रकार से फ्यूनरल्स वगैरह पे दुख जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए होता है। तो ये हाका में भी हम लोग को अलग अलग फॉर्म्स या वेरिएंट जो है वो देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इस बिल के बारे में। ट्रीटी ऑफ वाईटांगी ये 1840 में साइन हुई थी। ये एक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करता है बिटवीन ब्रिटिश क्राउन और माउरी चीफ, यानी कि माउरी के सरदार और ब्रिटिश क्राउन के बीच में जो है ये एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है या पार्टनरशिप। ओवर द टाइम इसके प्रिंसिपल्स जैसे कि पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप, प्रोटेक्शन और रिड्रेस, ये इवॉल्व हुए। मतलब कि पार्टिसिपेट करें, सभी मिलजुल कर रहें, पार्टनरशिप करें, इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और कोई भी इनकी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व होनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें ओवर द टाइम जो है वो उसके प्रिंसिपल्स में ऐड हुई। अब जो नया बिल लाया गया है वो इन प्रिंसिपल को लीगली रीडिफाइन करना चाहता है। इसका एम है इक्वलिटी प्रमोट करना, बट आलोचकों का कहना है कि ये माउरी के अधिकार को डाइल्यूट कर देगा, यानी कि इनके कुछ अधिकार जो है वो खत्म कर देगा ये कानून। तो इसलिए ये माउरी कम्युनिटी इस कानून को जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। इस बिल के खिलाफ माउरी लॉ मेकर्स ने पार्लियामेंट में हाका परफॉर्म किया और एक लेजिस्लेचर ने तो बिल को टीयर कर दिया, फाड़ दिया एज अ साइन ऑफ रेजिस्टेंस कि नहीं भाई, पसंद नहीं आ रहा, फाड़ो इसको। ये प्रोटेस्ट सिर्फ पार्लियामेंट तक लिमिटेड नहीं है। मायोरी एक्टिविस्ट 1,000 किलोमीटर की मार्च कर रहे हैं टू अपोज द बिल। और पूरे दुनिया भर में जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग अप्रोच जो देखी गई हैं, तो उसमें हम लोग को आइसोलेशन देखने को मिलता है। कल्चर जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं, बट मॉडर्न अपॉर्चुनिटी से डिस्कनेक्ट होते हैं। मतलब ये अलग रहने लगते हैं कुछ कम्युनिटी, कुछ ट्राइबल लोग आज की डेट में। क्यों? क्योंकि
इनको लगता है कि यार हमें अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, बट अलग रहने के कारण ये मॉडर्न कम्युनिटी से जो है वो दूर हो जाते हैं, या मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि जो कम्युनिटीज़ हैं जो मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रही है तो उनके पास मॉडर्न अपॉर्चुनिटी है, तो उससे दूर रहेंगे तो उनको मॉडर्न अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। दूसरी, एसिमिलेशन। मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंक्लूड अगर होते हैं ये लोग तो इनका कल्चर खत्म हो जाता है, तो ये एक इशू है। और आइसोलेशन और एसिमिलेशन का एक टॉपिक आपको सोशियोलॉजी की 12th क्लास की एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। तो आप सोशियोलॉजी भी पढ़िए आपके सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जीएस पेपर 1 सोसाइटी के अंदर सोशियोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो मेंस में पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स के लिए भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। फिर इंटीग्रेशन। भाई देखो, कल्चर को प्रोटेक्ट करना और मॉडर्न गवर्नेंस का बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको बैलेंस करने के लिए सरकार जो है वो वेरियस पॉलिसीज़ लेकर आती है समय समय पर। इंडिया में भी ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई हैं, जैसे प्री इंडिपेंडेंस में आइसोलेशन बेस्ड पॉलिसीज़ जैसे कि शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट लाई गई थी। इंडिपेंडेंस के बाद इंटीग्रेट और ऑटोनॉमी दोनों को बैलेंस करते हुए पॉलिसीज़ लाई गई, जैसे 5th और 6th शेड्यूल, पीसा और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल या फिर पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। तो ये रीसेंट इनिशिएटिव्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और दुनिया भर की जो ये इंडिजीनियस कम्युनिटी है, देसी कम्युनिटीज़ हैं, उनको अभी भी सिस्टमैटिक रेसिज्म, क्लाइमेट चेंज और नियो कोलोनिज्म जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फ्यूचर पॉलिसीज को ज़मीन के अधिकार और कल्चरल प्रिजर्वेशन को इंश्योर करना पड़ेगा कि सभी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को उनके ज़मीन के अधिकार मिले और उनके कल्चर जो है, उनकी संस्कृति जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। और कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क एक ही सस्टेनेबल सोल्यूशन हो सकता है। सो गाइज, ये माउरी हाका प्रोटेस्ट सिर्फ एक न्यूज़ स्टोरी नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि कल्चरल रेजिस्टेंस और पॉलिटिकल एडवोकेसी कैसे इंटरवीन्ड हो सकती हैं। आपको इस टॉपिक से एथिक्स, गवर्नेंस और कल्चरल स्टडीज़ में कई वैल्यूएबल चीज़ें जो है वो मिली हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है, पूरी चीज़ें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई हैं, तो लाइक का बटन प्लीज़ ज़रूर हिट करिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जो है वो ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस है आपका, राइट। और कई बार मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा लेक्चर के दौरान, तो आपको उसका आंसर भी देना है। तो आप मुझे सिंपल शब्दों में जो है ये बताइए कि ये माउरी कम्युनिटी और ये पूरा इशू जो है वो कौन सी कंट्री का है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर अब इसका आंसर बताएं, यानी कि मैंने आपको बता दिया था इसका आंसर, अब आप बताएं। अब गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो G20 ब्राज़ील समिट के बाद हेडलाइंस में है, ग्लोबल अलायंस टू एंड हंगर एंड पॉवर्टी। ये टॉपिक सिर्फ आपके जीएस पेपर 3 के लिए नहीं बल्कि इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्राज़ील की G20 समिट में एक नई ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लॉन्च हुई है। इसका एम है भुखमरी और गरीबी को इफेक्टिवली एड्रेस करना। इसमें इंडिया की कंट्रीब्यूशन को काफ़ी हाईलाइट किया गया है, जैसे हमारे यहाँ पे गरीबी को ख़त्म करना, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स की जो सफलता है, राइट, जिस पर हमने काम किया है काफ़ी सालों से, तो इसमें काफ़ी जो है वो हाईलाइट हुआ है इंडिया के प्रोग्राम्स। ये अलायंस एक वॉलंटरी कोलिशन है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, 2 और 10 पर फोकस करता है। इसका फ्रेमवर्क काफ़ी सिंपल है। 3 चीज़ें हैं इसमें, एक तो नॉलेज शेयर करना, दूसरा फाइनेंस मोबिलाइज करना क्योंकि फंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तीसरा लोकल इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना, क्योंकि पॉलिसीज़ तो बन जाएंगी बट अगर उसको लागू नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कि सिंपल बात वैसी है कि आपने अपना टाइम टेबल तो बना लिया, टास्क तो लिख लिए, बट जब आप उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे वो टास्क फिनिश होंगे। प्रोग्राम्स जैसे फूड असिस्टेंस, मैटरनल न्यूट्रिशन और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस इसका कोर है। तो 3 चीज़ें ध्यान में रखना कि लोगों को खाना दिया जाए, जैसे कि हम राशन शॉप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैटरनल न्यूट्रिशन, जैसे हम लोग आज की डेट में माताओं पर फोकस कर रहे हैं कि प्रेग्नेंट महिला जो है, लैक्टिंग महिला जो है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। और ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस पर फोकस किया जा रहा है जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, जलवायु अनुकूल हो। तो 2022 में 733 मिलियन लोग हंगर का सामना कर रहे थे और 712 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे।
और क्या आपको पता है, वुमेन की सिचुएशन और ज्यादा खराब है। उनका फूड इनसिक्योरिटी रेशियो मैन से काफी हाई है। फाइनेंशियल गैप और पॉलिसी फेलियर्स की वजह से जो पिछड़ा जो ग्रुप है, वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट होती है। अगर गरीबी और कुपोषण खत्म करना है तो हमें इमीडिएट और इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेने की आवश्यकता है। इंडिया की कहानी काफी इंस्पायरिंग है। पिछले 10 सालों में हमें 250 मिलियन लोग पॉवर्टी से बाहर सक्सेसफुली निकाले हैं। हमने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से सक्सेसफुली बाहर निकाला एक दशक में। 800 मिलियन लोगों को फ्री फूड ग्रेन जो है वो हमने प्रोवाइड किया। आयुष्मान भारत के थ्रू 550 मिलियन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया। पीएम किसान के थ्रू और ऐसी काफी सारी फसल बीमा योजना जो स्कीम्स है, उनके थ्रू 110 मिलियन किसान को डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स, इसकी 7 गाइडलाइंस फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करती हैं। इसमें मेन फोकस रखा जाता है कि लोगों को खाने का एक्सेस प्रोवाइड कराना, फूड असिस्टेंस हेल्प करना कि लोगों को खाना मिल सके, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, फूड वेस्ट को रिड्यूस करना और डिजिटल इनोवेशन जो है वो लेकर आना। ये प्रिंसिपल्स वन हेल्थ अप्रोच के साथ अलाइंड है जो जूनोटिक डिजीज और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टैकल करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हो कि वन हेल्थ अप्रोच की डेफिनेशन। इसमें 3 चीजें आती हैं गाइस। वो 3 चीजें क्या हैं ये मैंने आपको पिछले 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के दौरान बताई हुई हैं ऑलरेडी। तो देखते हैं किसको कौन रिकॉल कर रहा है और कौन सही तरीके से नोट्स बना रहा है। तो ये चीज जरूर आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। फिर हंगर और पॉवर्टी, गरीबी और भूखमरी या भूख, इसको अगर हमें एड्रेस करना है तो इसके लिए ब्लेंडेड फाइनेंसिंग एक पावरफुल टूल है। ब्लेंडेड फाइनेंसिंग क्या है ये? तो इसमें ग्रांट्स यानी कि अनुदान और मार्केट बेस्ड फंड का कॉम्बिनेशन होता है। डेवलप्ड कंट्री से रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपने ओडीए कमिटमेंट्स पूरी करें और स्पेशल ड्राइंग राइट्स को वल्नरेबल कंट्रीज तक पहुंचाया जाए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको डेवलप कंट्रीज जो है वो हेल्प करें। सो गाइस, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर और इंडिया का ये रोल जो है, ये था एक क्विक ओवरव्यू जिसमें हमने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जाना है कि क्या क्या इनिशिएटिव्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जिसने इंडिया को हेल्प करी है और कर रही है गरीबी और भूखमरी से बाहर निकालने के लिए, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्लस इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या आज की डेट में फोकस जो है वो किया जा रहा है। तो उसके बारे में हमने चर्चा करी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। टॉपिक के आने की संभावना 80% से ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे एक फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में, इंडियाज मैरीटाइम विजन। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के लेक्चर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें, स्ट्रेटजीज जो है वो मैं आपको बताऊंगा, चैलेंजेस मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के मैरीटाइम गोल्स से रिलेटेड। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो इस चीज़ को नोट डाउन करना है आपको, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, राइट? तो रेडी रहना और ध्यान से सुनना। सो रीसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर सागर मंथन द ग्रेट ओशियंस डायलॉग लॉन्च किया है। याद रखना, सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग। इस इवेंट ने फोकस किया मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स के ऊपर, पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर और शिपिंग सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। सबसे बड़ी बात, स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर, इसको एम्फेसाइज किया गया। ये दोनों कॉरिडोर्स कैसे गेम चेंजर बनेंगे, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर। गाइस, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर 2023 से चालू है। ये रूट शिपिंग डिस्टेंस को 8,675 नॉटिकल माइल से 5,600 नॉटिकल माइल्स तक रिड्यूस करता है। इससे ट्रेड का जो टाइम है वो 16 दिन कम होता है और सिर्फ कोल और ऑयल का ट्रेड नहीं बढ़ता, बल्कि
नॉर्थ सी रूट और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव के साथ ये अलाइन भी करता है। फिर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, इसका अनाउंसमेंट G20 न्यू दिल्ली समिट 2023 में हुआ था। ये 4,800 किलोमीटर का मल्टी मोडल रूट है जहां पर रेलवे, समुद्र और रोडवेज के नेटवर्क को साथ में मिला दिया गया है। इसमें हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी और डेटा केबल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड है जो पूरे दुनिया भर की कनेक्टिविटी के फ्यूचर को डिजाइन करता है। तो सोचो, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में यहां पर जो व्यापार हो रहा है ना, ट्रेड हो रहा है, ये हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी और डेटा केबल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग को देखने को मिल रहा है, ट्रेड। अब बात करते हैं इंडिया की मैरीटाइम सेक्टर के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहला, मैरीटाइम विजन 2047। इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि 2047 तक टॉप मैरीटाइम नेशन बन सके हम लोग। विजन का फोकस है पोर्ट्स का हैंडलिंग कैपेसिटी 10,000 मिलियन मेट्रिक टन्स तक बढ़ाना, क्लीन फ्यूल पावर्ड वेसल्स को प्रमोट करना, मतलब कि जितने भी शिप्स हैं उसमें क्लीन फ्यूल जो है वो डले जिससे कि एनवायरमेंट पल्यूट ना हो। और दूसरा, आज इंडिया का पोर्ट टर्न अराउंड टाइम सिर्फ 22 घंटे है जो कि यूएसए और सिंगापुर जैसी कंट्री से काफी बेटर है। मतलब कि शिप आकर हमारे यहां पर खड़ा होता है तो जल्दी उसकी अनलोडिंग और उसमें सामान जो है वो भर दिया जाता है। ऑनलोडिंग अनलोडिंग जो होती है उसकी वो काफी फास्ट हो रही है। और 80 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स जैसे कि विजिंगजम इंटरनेशनल सी पोर्ट और मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे कि वाधवन और गालाथिया बे के लिए। और लोथल में एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो इंडिया की एंशियंट शिपिंग हिस्ट्री को सेलिब्रेट करेगा। तो ये प्रीलिम्स के लिए ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैरीटाइम सेक्टर के अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो सबसे पहला, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमें काफी टफ कंपटीशन देता है। चाइना का डोमिनेंस जो है मर्चेंट शिप्स के ऊपर और शिप बिल्डिंग में ये काफी ज्यादा है जो इंडिया के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन में डिले और इंटरमोडल कनेक्टिविटी की कमी भी एक हर्डल है। इंटरमोडल कनेक्टिविटी मतलब कि समुद्र, रेलवेज, रोडवेज सबकी कनेक्टिविटी एक साथ, यानी कि अगर आपको सामान पहुंचाना है तो हर रूट के थ्रू जो है वो आपका सामान टाइम पर पहुंच सके। तो ऐसी जो लॉजिस्टिक की जो कमी है वो हमारे यहाँ काफी ज्यादा है अभी। और सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स हैं और विजन है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सागर माला प्रोग्राम। ये प्रोग्राम पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करता है कि जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और जो भी मॉडर्नाइजेशन हमारे देश में हो उसके लिए हमें पोर्ट को सबसे पहले डेवलप करना है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047 सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हैं। फिर ग्रीन शिपिंग इनिशिएटिव, गवर्नमेंट अब LNG और हाइड्रोजन जैसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स को अडॉप्ट कर रही है। ये सिर्फ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स नहीं बल्कि इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। और आपको बता दें गाइस कि आने वाले समय में हमें किन चीजों पर फोकस करना है। तो सबसे पहली चीज, हमें मॉडर्नाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा। सागरमाला प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करना होगा और डोमेस्टिक शिपयार्ड्स को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। दूसरा, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए इंसेंटिव्स हमें देने पड़ेंगे जिससे कि इन्वेस्टमेंट्स आए और ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे कि प्राइवेट प्लेयर जो है वो आसानी से इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जितने भी हैं यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह के ग्रुप्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से हम मेक इन इंडिया को एक ग्लोबल स्केल पर ले जा सकते हैं और हमें ग्रीन शिपिंग पर फोकस करना है। सो गाइज, ये था इंडिया का एक मैरीटाइम विजन, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देखा हमने। सो होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। GS पेपर 3 के लिए बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आपको मिले होंगे, इवन स्कीम्स भी और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी।
तो इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से जो है वो ध्यान से नोट डाउन करिएगा और ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सामने आ गया है। हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो एग्जामिनेशन में आने की जिसकी बहुत ही ज़्यादा संभावना है, यानी कि 90% से ज़्यादा। यह है सिकल सेल इरेडिकेशन इनिशिएटिव। ये एक हेल्थ और ट्राइबल वेलफेयर से जुड़े मुद्दों का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि न्यूज़ में ये क्यों आया है। तो जनजातीय गौरव दिवस के दिन मध्य प्रदेश में एक कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प अनवील किया गया, यानी कि एक पोस्टेज स्टैम्प जो था वो ऑनर में जो है वो रिलीज हुआ, लॉन्च हुआ, जो सिकल सेल इरेडिकेशन 2047 इनिशिएटिव को हाईलाइट करता है। तो अब देखो, सिकल सेल को खत्म करने का जो आपका विजन है इंडिया का, वो 2047 का है, ये याद रख लेना। ये जो था जनजातीय गौरव दिवस, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी का एक इवेंट था जो ट्राइबल कम्युनिटी के हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए भी इस इवेंट के दौरान मेजर स्टेप्स लिए गए। सो सिकल सेल एनीमिया की बात करें, इसके बारे में एक ओवरव्यू जानते हैं। तो सिकल सेल डिजीज है क्या? तो ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि खून की बीमारी है ये, और ये जेनेटिक है। इसमें रेड ब्लड सेल सिकल शेप ले लेते हैं, यानी कि इनका रेड ब्लड सेल का शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसमें बहुत दर्द होता है, सीवियर पेन होता है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, और इवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो सकती है, यानी कि एक व्यक्ति कितने सालों तक जिएगा उसकी एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें लंबे समय तक वीकनेस आना, बोन्स, चेस्ट, लिम्स, इन सब में वो होना, पेन होना, काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, और इवन डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है, ग्रोथ नहीं हो पाती। बट ये डिजीज काफ़ी ज़्यादा हमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ में देखने को मिलती है, जो इंडिया की पॉपुलेशन का एक मेजर पार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ बीमारी की नहीं, बल्कि हेल्थ केयर एक्सेस की भी है, स्पेशली दूर दराज के एरिया में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही है कि ट्राइबल एरियाज में सबसे ज़्यादा है ये बीमारी, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ केयर का एक्सेस जो है वो नहीं है, कमी है हॉस्पिटल्स की, क्लिनिक्स की, है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं पीएचसी, उसकी कमी है। फाइनेंशियल इश्यूज हम लोग को देखने को मिलता है, और जो एडवांस ट्रीटमेंट है जैसे क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली, वो काफ़ी कॉस्टली होती है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के प्रयास की, जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, इसको यूनियन बजट 2023 में अनाउंस किया गया था, और कम्युनिटी स्क्रीनिंग और जेनेटिक काउंसलिंग पर फोकस किया गया इस इनिशिएटिव के थ्रू। मतलब कि जो कम्युनिटी है उनकी जांच करो कि किसको क्या क्या बीमारियां हैं, और एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करो, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो शामिल करो। एम्स भोपाल जैसे सेंटर में न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग लैब्स जो है वो शुरू हुई। तो ये सब सरकार के इनिशिएटिव्स हैं सिकल सेल की प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर ये कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प जो लाया गया। तो ये स्टैम्प सिर्फ एक पोस्टेज स्टैम्प नहीं है, बल्कि इंडिया का कमिटमेंट का सिंबल है। इसका फोकस है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि फेज वाइज इम्प्लीमेंट करें। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जैसे कि अलीराजपुर और झाबुआ मध्य प्रदेश की जो है, तो वहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, फिर फाइनली दूसरी इस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो उसको फैलाया जाएगा, इस इनिशिएटिव को, और सिकल सेल की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। अब बात करते हैं आगे की क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। तो ट्राइबल एरियाज में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जेनेटिक काउंसलिंग और प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स स्टार्ट करने की भी ज़रूरत है। तो हम ट्राइबल एरियाज के अंदर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, कैंपेनिंग्स वगैरह के थ्रू जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करें, और इंटरनेशनल और लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट कर सकें, जिससे कि जल्द से जल्द इस प्रकार की बीमारियों को ख़त्म किया जा सके। सो गाइज,
सिकल सेल इरेडिकेशन 2047 सिर्फ एक हेल्थ इनिशिएटिव नहीं बल्कि एक विजन है इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए एक बेटर फ्यूचर बनाने का। सो इस टॉपिक में जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो आपको अच्छे से जो है वो नोट डाउन करना है, क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, अब हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो काफी जरूरी है, गुरु घासीदास तामोर पिंजल टाइगर रिजर्व के बारे में। तो क्या मुझे बता सकते हो गुरु घासीदास ये रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में? नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। सो ये रिजर्व रिसेंटली इंडिया का 56th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइए इस टॉपिक को जो है वो समझते हैं। तो सबसे पहले न्यूज की बात करें तो गुरु घासीदास तामोर पिंजल टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है, अब ऑफिशियली इंडिया का 56th टाइगर रिजर्व बन गया है। ये रिजर्व 2829 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्प्रेडेड है और इसमें गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तामोर पिंजल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल है। ये अनाउंसमेंट एनटीसीए के अप्रूवल के बाद हुई है, जो नेशनल वाइल्ड लाइफ प्लान के गोल्स के साथ अलाइन करती है। कुछ फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व की, ये रिजर्व छोटा नागपुर प्लेटू और बघेलखंड प्लेटू के पार्ट्स में सिचुएटेड है। इसका कोर टाइगर हैबिटेट यानी कि यहां पर जो टाइगर्स हैं वो 2050 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास के एरियाज में देखने को मिलते हैं और 780 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग का एरिया बफर जोन का है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नागार्जुन सागर और श्रीशैलम और मानस के बाद ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ये रिजर्व बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एक इंटरकनेक्टेड लैंडस्केप बनाता है, जो संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ और पालामाऊ टाइगर रिजर्व के साथ जुड़ता है। सोचिए आप, ये एक बेसिकली कॉरिडोर बना रहा है अलग अलग टाइगर रिजर्व के साथ कनेक्ट करने के लिए। और इस तरह की कनेक्टिविटी टाइगर पॉपुलेशन की जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ावा देती है, एनहेंस करती है और इकोसिस्टम रेजिलियंस इंश्योर करती है। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन मेरा है, अभी रिसेंटली हमने देखा कि आज की डेट में एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दूसरी स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो टाइगर जो है वो बुलवा रही है अपने यहाँ पर, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए। क्या किसी ने वो न्यूज़ पढ़ी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वो कौन सी स्टेट है जो इस प्रकार से टाइगर की जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए दूसरी स्टेट से जो है वो टाइगर जो है वो बुलवा रही है अपने पास मेटिंग करने के लिए? बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे, अगर किसी ने वो न्यूज़ पढ़ी है तो बताइएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो ये रिजर्व 753 प्रजाति का घर है, जिसमें 365 इनवर्टिब्रेट्स और 388 वर्टिब्रेट्स शामिल है। वर्टिब्रेट्स में 230 बर्ड की प्रजाति हैं और 55 मैमल की प्रजाति शामिल है। घने जंगल और वाटर सिस्टम इस एरिया को जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन हैबिटेट जो है वो बनाते हैं। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंस की, जो कि अभी 56th टाइगर रिजर्व जो है ये बन गया है, गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो अब ये छत्तीसगढ़ के टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स यानी कि शेर को बचाने के जो प्रयास हैं उसको और मजबूत बनाएगा। अब छत्तीसगढ़ के पास टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं और एनटीसीए का टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट इसे लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। क्या आप जानते हैं कि टाइगर रिजर्व को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर नोटिफाई किया जाता है। 2022 के अमेंडमेंट्स ने कंजर्वेशन फ्रेमवर्क यानी कि संरक्षण के ढांचे और गवर्नेंस यानी कि शासन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है। एनटीसीए यहां एक एडवाइजरी रोल प्ले करता है, यानी कि वो एडवाइज करता है जो भी नए रिजर्व एस्टैब्लिश करने हैं उनकी प्रोसेस को और बेहतर करने पर ये एडवाइस देता है। कंजर्वेशन के एंगल से देखें यानी कि संरक्षण के एंगल से, तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व सेंट्रल इंडिया का एक इंपॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि सेंट्रल इंडिया के अंदर जो टाइगर का जो घर है तो उसको प्रोटेक्ट करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कनेक्टिविटी का बेनिफिट ये है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी
और आइकॉनिक स्पीसीज जैसे कि टाइगर का फ्यूचर जो है वो सिक्योर होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण। ये प्रयास ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी गोल्स के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। सो गाइज, ये था एक डिटेल एनालिसिस गुरु घासीदास तामुर पिंगला टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। और ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा तो चेक कर लो कि आपने लाइक का बटन हिट किया है कि नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। और शेयर ज़रूर कर दो गाइस लेक्चर को, इससे हमें जो है वो काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। आप चाहो तो अपने ही खुद के नंबर पर शेयर कर दो, बट कहीं ना कहीं शेयर ज़रूर कर दो गाइस, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता लगता है कि शेयर हो रहा है लेक्चर, और वो फिर थोड़ा वीडियो को जो है वो प्रमोट करता है खुद से एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। और तो ये था इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब गाइज हम बात करेंगे एनर्जी पॉलिसीज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या आईईए। तो इस टॉपिक के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि आईईए का क्या काम है और इंडिया में कैसे ये फिट होता है। सो आईईए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1974 में बना था, और इसका मेन काम क्या है? पूरे दुनिया भर की एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना। ये ऑर्गेनाइजेशन बना ऑयल क्राइसिस के टाइम, जब दुनिया एनर्जी शॉक फेस कर रही थी। आईईए को आप एनर्जी का ग्लोबल वॉचडॉग मान सकते हो कि ये ग्लोबल लेवल पर एनर्जी के चीजों को देखता है, यानी कि पेट्रोलियम फ्यूल को जो है वो देखता है या रेगुलेट करता है ग्लोबल लेवल पर। आईईए एक स्पेशल फ्रेमवर्क के अंडर काम करता है जो कि है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। बस वही कंट्रीज आईईए की मेंबर्स बन सकती हैं जो OECD की मेंबर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब दुनिया के मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज मिलके एनर्जी चैलेंज सॉल्व करती हैं इसके अंदर। अब सवाल उठता है इंडिया का क्या रोल है? क्योंकि हम OECD मेंबर नहीं हैं, इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, पर फिर भी इंडिया एक एसोसिएशन कंट्री है और हम एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं आईईए की रिपोर्ट में, जैसे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। ये रिपोर्ट एनर्जी के ग्लोबल ट्रेंड्स और चैलेंजेस को हाईलाइट करती है और इंडिया का रोल इसमें काफी स्ट्रांग है। अब बात करते हैं सिविल सर्विसेज से के एंगल से। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 और ऐसे में भी आप इसका यूज कर सकते हो। एनर्जी सिक्योरिटी, रेन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आईईए सिर्फ मॉनिटरिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे दुनिया भर की एनर्जी पॉलिसीज को शेप करता है, और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आईईए की गाइडेंस एक रोड मैप प्रोवाइड कराती है। सो इन फ्यूचर आपको पॉलिसी मेकर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, तो आपको इस प्रकार के टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अब ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो है वो देने की कमेंट बॉक्स पे। अब देखो गाइज, इस टॉपिक को जो है वो ध्यान से सुनो। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम जो है वो चर्चा करेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये रेन फॉरेस्ट कैसे रेजिलियंट होते हैं? रेजिलियंट समझते हो कि क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट कर लेते हैं, इनको क्लाइमेट चेंज का फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या है रेनफॉल बफर टेम्परेचर का कंसेप्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, जो एग्जामिनेशन में आ सकता है। रेनफॉल बफर टेम्परेचर। अब ध्यान सुनना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को दुनिया के ग्रीन लंग्स कहा जाता है, और इसका एक रीजन है उनका रेजिलियंस, यानी ये फॉरेस्ट अपने आप को हर तरह के क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए अडैप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल PETM पीरियड, यानी पैलियोसीन इयोसीन थर्मल मैक्सिमम, इसके टाइम पर जब टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया था, तब ये रेन फॉरेस्ट सर्वाइव कर गए। सोचो आप, जिस समय एक टाइम था धरती पर जब टेम्परेचर बहुत ही हाई था, तब उस समय ये सर्वाइव कर गए थे ये फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और एक अमेजिंग डिस्कवरी हुई है गुजरात के वस्तान माइन से, फॉसिल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एविडेंसेस मिले हैं। इसका मतलब यह है कि हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन में भी रेन फॉरेस्ट नॉट ओनली सर्वाइव बट ऑल्सो डाइवर्सिफाई करते हैं।
सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे बल्कि और बढ़ेंगे, फैलेंगे। अब बात करते हैं एक फैसिनेटिंग कंसेप्ट की, रेनफॉल बफर टेम्परेचर। जब पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर बढ़ता है तब ट्रॉपिकल रीजन में रेनफॉल भी बढ़ती है। ये रेनफॉल एक तरह से कूलिंग का काम करती है और टेम्परेचर को स्टेबलाइज करके रेन फॉरेस्ट के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाती है। ये एक बड़ा रीजन है कि रेन फॉरेस्ट इतने एक्सट्रीम कंडीशन के बावजूद भी फ्लरिश करते हैं, पनपते हैं। यानी नेचर का एक परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सिर्फ एक इकोसिस्टम ही नहीं बल्कि रेजिलियंस और एडाप्टेबिलिटी का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। गुजरात के फॉसिल से लेकर रेनफॉल बफर टेम्परेचर तक सब कुछ हमें बताता है कि ये फॉरेस्ट दुनिया के क्लाइमेट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। सो जीएस पेपर 3, ऐसे, इंटरव्यू, इन सब चीज के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब ट्राई करो इस एमसीक्यू का आंसर देने की नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। अब गाइस देखो, ये मेंस का एक क्वेश्चन आपके सामने जो है वो आपको नजर आ रहा है कि इंडिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्या रोल है, राइट, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो इस टॉपिक को देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑलरेडी दे दिया है इस टॉपिक का। और ये क्वेश्चन के अंदर आप इंट्रोडक्शन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बताइए, इंडिया में कहाँ पर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इसके बारे में एक हाईलाइट दे दीजिए इंट्रोडक्शन के अंदर ही। फिर आप ये गुजरात की स्टडी के बारे में बताइए, जो मैंने भी आपको बताया था बीच में कि गुजरात के अंदर एक स्टडी हुई जिसमें ये पाया गया कि भाई ये झेल सकते हैं टेम्परेचर को, तो और कैसे झेल सकते हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पूरा बता दो जो मैंने अभी आपको समझाया। फिर कंक्लूजन में जो है ये मेंशन कर दो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को जो है वो हमें और बढ़ावा जो है वो देना है, राइट, क्योंकि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट है, राइट। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ही हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, उसको झेल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स मेंस के आंसर को जो है वो लिखना है, दैट्स इट। कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा तो ये उसको झेलने के लिए मतलब पर्याप्त है, तो ऐसे जो है वो मेंशन करोगे। और ये हमारे लिए एक लाइफलाइन है, ऐसा लिख सकते हो आप। इनका प्रोटेक्शन, इनको रिस्टोर करना पूरे दुनिया भर के क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक पावरफुल वेपन है। इस तरीके के शब्द का, स्टेटमेंट का यूज करो। सरकार के इनिशिएटिव का यूज कर दो, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, कैंपा फंड, राइट। तो इसको हम लोग को एग्रेसिवली इंप्लीमेंट करना चाहिए। ऐसे ऐसे लिखो आप, तो आएगा आपको मजा। आपके आंसर में स्कीम्स इंक्लूड होनी चाहिए, फैक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए, बस दैट्स इट। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।